वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने 17/9/2020 को एस्टेट का सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था उसका पेडोगेगी सेक्शन का आंसर की के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं एस्टेट के परीक्षाओं का आंसर की का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आंसर की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था। हालांकि अभी वेबसाइट थोड़ा क्रश हो चुका है, इसलिए शायद वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट दिन आंसर की आ गया था, वो उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज चलते हैं, शुरू कर देते हैं आंसर की का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं 17/9/2020 को एस्टेट की परीक्षा सोशल साइंस की जो मॉर्निंग सेशन में 8 से 10:30 के बीच में हुआ था उसका आंसर की सबसे पहले मैं पेडागोगी और स्किल्स का आंसर की आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा। यह जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया है उस ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो चाइल्ड पेडागोगी और स्किल्स का आंसर आप देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले टीचर्स के सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो केवीएस का हो या एनवीएस का हो या फिर सीटेट का परीक्षा हो। ये सभी परीक्षाओं के लिए यह पेडागोगी और स्किल्स सेक्शन का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब ध्यान से इसको सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाए, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन करने की सुझाव दिया जाए, ऑप्शन सी पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, ऑप्शन डी उपचारात्मक अध्यापन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपचारात्मक अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विद्यालयों में आधारिक संरचना सुविधाएं, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष प्रणालियां, ऑप्शन डी छात्रों की उपलब्धि का स्तर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कक्षा कक्ष प्रणालियां। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवन में सफल होने के लिए छात्रों को क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन है, ए चयनित अध्ययन, ऑप्शन बी आकस्मिक अध्ययन, ऑप्शन सी गहन अध्ययन, ऑप्शन डी कंठस्थीकरण करके सीखना। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गहन अध्ययन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में ऑप्शंस है, ए प्रधानाध्यापक तथा माता पिता को चिंता करनी चाहिए, ऑप्शन बी विद्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उन पर कार्यवाही करनी चाहिए, ऑप्शन सी अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ऑप्शन डी जो कक्षा में उपस्थित रहते हैं उन छात्रों की अपेक्षा उन्हें कम वरीयता देनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में क्या, अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ्य सहगामी, क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना किसका दायित्व होना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक का, ऑप्शन बी इस कार्य के लिए नियुक्त अध्यापक का, उन अध्यापकों का जो इसमें रुचि रखते हैं, ऑप्शन डी सभी अध्यापकों का। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सभी अध्यापकों का। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है उनका आयोजन तो सभी अध्यापकों का होना चाहिए ना, अपने अपने पाठ के लिए सभी टीचरों का यह दायित्व बनता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर समझना चाहिए कि ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यवस्था ही असफल हो गई है, ऑप्शन बी अध्यापक की असफलता है, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक की असफलता है, ऑप्शन डी व्यक्तिगत छात्र की असफलता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए व्यवस्था ही असफल हो गई है। ठीक है, छात्रों के अनुत्तीर्ण होने के संबंध में एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी छात्रों का कोई दोष नहीं होता है। शिक्षण क्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह एक क्या कह सकते हैं आप उसको, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इस पे कि छात्र कभी भी गलत नहीं हो सकते। मतलब अगर छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो इसमें सिस्टम का दोष हो सकता है, लेकिन छात्र हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको छात्र ठीक है, अच्छे हैं, ये मानकर आपको चलना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए ताकि ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति उनके अभिभावकों को सूचित की जा सके। ऑप्शन बी नियमानुसार निर्धारित अभ्यास करवाया जा सके। ऑप्शन सी छात्रों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ऑप्शन डी परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जा सके, मतलब अपनाया जा सके। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, गृह कार्य जांचने का सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन ए प्रबुद्ध छात्रों द्वारा इसे संपन्न करा देना। ऑप्शन बी कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तरों की जांच करा देना। ऑप्शन सी नमूने के आधार पर इन्हें जांच डालना। ऑप्शन डी नियमित रूप से स्वयं अध्यापक और अध्यापिका द्वारा उनकी जांच करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नियमित रूप से स्वयं अध्यापक और या अध्यापिका द्वारा उनकी जांच करना। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों में व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना। ऑप्शन बी छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन सी छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदर्श अध्यापक वह होता है जो, ऑप्शन ए पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। ऑप्शन बी छात्रों को अधिगम में सहायता पहुंचाता है। ऑप्शन सी मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन डी अनुशासन रखना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अनुशासन रखना चाहिए। ठीक है। आदर्श अध्यापक वह होता है जो अनुशासन रखना चाहता है। नहीं, ऑप्शन सी आदर्श अध्यापक वह होता है जो मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है। किसी छात्र ने ये कहा कि ऑप्शन डी होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आदर्श अध्यापक को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। दार्शनिक उसको छात्रों को मतलब मार्गदर्शक के रूप में हैंडल करने आना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता को विकसित किया जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए उन्हें ऊंचे वेतनमान देकर। ऑप्शन बी सेवांतर्वर्ती प्रशिक्षण देकर। ऑप्शन सी प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति देकर। ऑप्शन डी उनके परीक्षा परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उनके परीक्षा परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता को विकसित किया जा सकता है कैसे? उनके परीक्षा परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, बीच में ही विद्यालय छोड़कर अध्ययन विरत होने की समस्या का अच्छी तरह निराकरण हो सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के भार को कम करके, अध्यापकों की सहानुभूति से। ऑप्शन सी विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से। ऑप्शन डी प्रोत्साहन प्रदान करने से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से। बीच में ही विद्यालय छोड़कर अध्ययन विरत होने की समस्या का अच्छी तरह निराकरण हो सकता है कैसे? विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है किस पर? विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आधारभूत सुविधाओं पर। ऑप्शन बी वित्तीय प्रावधानों पर। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सहारे पर। ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है किस पर? अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन बी एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए प्राप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे अच्छी भूमिका का वर्णन कौन करता है? ऑप्शन डी करता है।
ठीक है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन ए एक रूप निर्देश, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी विशिष्ट शिक्षा योजना। द राइट आंसर इज विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जिसको कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किसमें? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन है ए अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन सी कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक और सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ऑप्शन बी दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का 18 का सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत के आधार पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन है ए सामाजिक संतुलन, ऑप्शन बी समता एवं समान अवसर, ऑप्शन सी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन डी विश्व बंधुता। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ? सबको समता के आधार पर सबको समान अवसर मिले। ठीक है, समावेशी शिक्षा, सबको समान शिक्षा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको दो फिलिंग द ब्लैंक से पहला देखिएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इसके, मतलब किस चीज़ का नहीं करना चाहिए और किस चीज़ का करना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहले में अधिगम लक्ष्य, दूसरा प्रदर्शन लक्ष्य। पहला में ऑप्शन बी है प्रदर्शन लक्ष्य, दूसरा में हो जाएगा अधिगम लक्ष्य। ऑप्शन सी में असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। ऑप्शन डी है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, अधिगम लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन ए व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ऑप्शन सी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ऑप्शन डी बच्चों को समान रूप से अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक कक्षा कक्ष में ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन सी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ऑप्शन डी उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। ऑप्शन बी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। द राइट आंसर इज 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? द ऑप्शन है केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन डी उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया था, खैर कोई बात नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। ऑप्शन बी शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। ऑप्शन सी शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब अपने अनुभव के आधार पर बच्चे सोचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। प्रतिक्रियावादी सोच ए में है, बी में सृजनात्मक सोच है, सी में अमूर्त सोच है, ऑप्शन डी मूर्त सोच है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अमूर्त सोच। जैसे सपना देखना, कल्पना करना, ये सब किस में आता है? सब अमूर्त सोच में आता है। ठीक है, तो बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अनुभव के आधार पर क्या जो सोचते हैं उसको क्या कहते हैं? अमूर्त सोच कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। ऑप्शन डी सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। द राइट आंसर इज 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। 25 का आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बच्चों की गलतियां भ्रांत धारणाएं। ठीक है, गलतियां क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है, बच्चे इसे सीखते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। ऑप्शन बी कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। ऑप्शन सी सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन डी उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। द राइट आंसर इज 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं को क्वेश्चन नंबर 27 अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन बी चयनित अनुदेशन। ऑप्शन सी सटीक शिक्षण। ऑप्शन डी त्रुटिहीन अनुदेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विभेदी अनुदेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत क्षमता, ठीक है, हर बच्चे का, हर विद्यार्थी का जो कठिनाई का जो स्तर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। व्यक्तिगत क्षमता सबका अलग अलग होता है। तो जिस बच्चे को जिस तरह का कठिनाई का अनुभव होता है उसको ध्यान में रखते हुए
जब टीचर उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? विभेदीय अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विभेदीय अनुदेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, कोई कार्य बच्चा पहले से सीखा हुआ है, उसको सुधार लाने के लिए कोई प्रदर्शन दे करके सीख रहा है, तो कौन सी विधि कहलाएगी ये? ऑप्शन पहले देख लीजिए। 28 का ए है अनुकरण, बी है अवलोकन, सी है संशोधन और डी है प्रतिरूपण। द राइट आंसर इज ऑप्शन, चूंकि पहले का काम को देख रहा है तो उसमें किसमें आता था? अवलोकन। ठीक है, अवलोकन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन है ए, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अब ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा और उसके आंसर्स को, ये आने वाली परीक्षाओं में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर सीटेट के अभ्यर्थी इस पर ध्यान दीजिएगा। सीटेट, केवीएस और एनवीएस की परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल टफ था बिहार स्टेट की परीक्षा में, फिर भी आप ये प्रैक्टिस के लिए देखे जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, मानसिक उपकरण, ऑप्शन बी, स्कीमा, ऑप्शन सी, प्रतिमान, ऑप्शन डी, मानसिक मैप। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगर आपने पियाजे की मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के बारे में पढ़ा हो तो क्या कहते हैं इसको हम? ऑप्शन बी, स्कीमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कीमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सृजनात्मक, ऑप्शन बी सौंदर्य बोधक, ऑप्शन सी अमूर्त, ऑप्शन डी तार्किक। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई का या संभावना का मूल्यांकन कैसे करता है? तर्क के आधार पर करता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी 31 का सही राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 32 नंबर का ऑप्शन आप देख लीजिए। ड्रिल और अभ्यास कार्य ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ऑप्शन सी निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, ऑप्शन डी समस्यात्मक प्रकार का कार्य। ठीक है, तो दिए गए कार्य को बच्चे अगर कर रहे हैं और आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उस काम को करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ड्रिल और अभ्यास कार्य कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रिल और अभ्यास कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ऑप्शन बी, लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ठीक है, अधिगम के लिए यह ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि लड़कियों के लिए गणित थोड़ा टफ होता है या फिर इसके लिए कम मजबूत होता है या अच्छा होता है, उसके लिए टफ नहीं होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अधिगम के लिए हमेशा आप यह मानकर आपको चलना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है। ठीक है, चाहे वो गणित का विषय हो या फिर कोई और विषय हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए छात्र के विकास की निगरानी करना, ऑप्शन बी निर्देशक निर्णय लेना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छात्र के विकास की निगरानी करना। छात्र के विकास की निगरानी करना यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चों की समझ में अंतर जानना, ऑप्शन बी माता पिता को प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी प्रगति रिपोर्ट भरना, ऑप्शन डी अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतर पैदा करना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, किसके लिए? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ऑप्शन सी खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, और ऑप्शन डी कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए। द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, या फिर कह सकते हैं सहायक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से आप देख सकते हैं, किसी घन की 6 सतहों को लाल, सफ़ेद, नीला, पीला, काला व हरे रंग से इस प्रकार बनाया गया है, यानी रंगा गया है कि काला रंग ऊपरी सतह पर, हरा रंग निचली सतह पर तथा शेष दिए क्रम में 4 रंग वामावर्त दिशा में घड़ी के उल्टे क्रम में रंगे गए हैं। यदि प्रारंभ में लाल रंग आपकी तरफ हो तब यदि घन को क्षैतिज तरीके से पहले 180 डिग्री घुमाया जाए और फिर नीचे से ऊपर की तरफ 180 डिग्री घुमाया जाए तो कौन से रंग की सतह नीचे की तरफ होगी? ठीक है, पहले तो आप एक घन बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके आप घन बना लीजिएगा। अब ये कुछ इस तरह से, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप जब घन बनाएंगे इस तरह, तो फिर आप देखेंगे कि जो 6 सतहों को जब इस तरह से कलर कर देंगे और 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो एक लाइन के पैरेलल 180 डिग्री घूमेगा। फिर नीचे से ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि आपकी तरफ का जो रंग होगा वो काला होगा। ठीक है, द राइट आंसर विल बी डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी घन की 6 सतहों को, फिर से वही क्वेश्चन है, 6 सतहों को लाल, सफ़ेद, नीला, पीला, काला व हरे रंग से इस प्रकार रंगा गया है कि काला रंग ऊपरी सतह पर, हरा रंग नीचे की सतह पर तथा शेष दिए क्रम में 4 रंग वामावर्त दिशा में घड़ी के उल्टे क्रम में रंगे। यदि प्रारंभ में लाल रंग आपकी तरफ हो तब, यदि घन की प्रारंभिक दिशा से दक्षिणावर्त दाएं से बाएं घुमाया जाए क्षैतिज तरीके से 180 डिग्री और फिर नीचे से ऊपर की ओर 90 डिग्री घुमाया जाए तो घन की कौन सी रंग की सतह आपके सामने होगी? आप फिर से एक घन बनाइएगा और घन को बना करके इसको देख लीजिएगा। द राइट आंसर कौन सा होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ही फिर से वही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? पीला, हरा और सफ़ेद रंग के मध्य कौन सा रंग होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी होगा राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग का है, आसान सा प्रश्न था। विलुप्त संख्या ज्ञात करें। विलुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। 1, 4, 8, 11, 15। विलुप्त संख्या यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। 1, 4, 9 और 16 है। अब देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाला आपने देखा था कि 3 पहले, फिर बाद में 4 ऐड हो रहा था। 1 से 3 4 हुआ, फिर 4 से 4 8, फिर 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18। तो इससे पहले वाले में क्या था? 40 नंबर प्रश्न का आंसर बी था। ऑप्शन बी इसका आंसर सही था ना? 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या था? बी था। 41 नंबर प्रश्न में देखिए, अब विलुप्त संख्या यहाँ ज्ञात करना है। ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी 25।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला नंबर 1 है, दूसरा 7 है, तीसरा 26 है। 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 1 गया तो 7। 3 का क्यूब करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26। 4 का क्यूब करेंगे 4 चक 16 चौक 64, 64 में 1 घटाएंगे 63। 5 का क्यूब करेंगे 5 पचे 25 पचे 125 में 1 घटाएंगे तो 124। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलुप्त संख्या ज्ञात करें। 1 2 6 24। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 पचे 120। सीधा मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, लास्ट में 5 से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 120। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ऑप्शन से इस प्रश्न की तरफ जाइएगा तो आपको सही आंसर जो मिलेगा वो ऑप्शन बी मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों ने एक समान भुगतान किया। ठीक है, तो अगर 9 तो व्यक्तियों की संख्या अगर 9 थी तो 8 रुपये सब ने दिया। 9 8 72, 9 लोग थे। यदि उनमें 3 व्यक्ति कम होते, ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या 9 से अगर 6 होती तो 6 होते तो कितना पड़ जाता, 6 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 12 छक 72, यानी 3 रुपये 6 और 9 में डिफरेंस कितना हो गया। तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 रुपये अधिक देने पड़ते। तो 12 में और 8 में कितना अंतर हो गया, 4 का अंतर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप ऑप्शन से इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में बांटा गया। बी की अपेक्षा ए दुगना प्राप्त करता है तथा सी ए और बी दोनों को मिलाकर उनमें 5 रुपये कम प्राप्त करता है। सी कितनी राशि प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना था, 61 था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 61 दिया है, आप इसको लिख लीजिए। और सी बराबर क्या दिया हुआ है, और एक इधर देखिएगा इक्वेशन, सी बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस 5। तो यहाँ ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू हुआ सी प्लस 5। ठीक है, देखिए प्रश्न में यही दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर कितना है, 61 है। और सी जो है ए प्लस बी को ऐड करके उसमें -5 है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस 5 होगा। अब इस ए प्लस बी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी प्लस 5 कर सकते हैं। तो यहाँ सी प्लस 5 और ये वाला सी नीचे आ जाएगा, तो इक्वल प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, यानी सी प्लस 5 प्लस यानी 2c के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61 माइनस 5। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61 माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 56 बाई 2 इक्वल टू 28 होगा। यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको आप अलग रखिएगा और इसको आप इधर देखिएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर विल बी 28। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी, इसका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। C की वैल्यू 28 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 उसकी अगली संख्या के 1 सहित 1/4 से बड़ी है। संख्या क्या है। आप ऑप्शन से देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कैसे, देखिए किसी संख्या का 1/3, 15 का 1/3 हम करेंगे तो कितना आएगा, 5। और ठीक उसका अगला संख्या, 15 का अगला संख्या क्या होगा, 16 होगा। और 16 का 1/4 कितना होगा, 4। ठीक है, तो 1/3 कितना हो रहा था, 5, और 16 का 1/4 हो रहा था 4। तो 4 से 1 कितना हुआ, ज़्यादा, 5 1 ज़्यादा हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 15 होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द 47 नंबर क्वेश्चन। जब दोहराए जाने वाले दशमलव 0.363636 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखा जाए तो अंश और हर का योगफल कितना होगा।
ऑप्शन है ए 135, ऑप्शन बी 114, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 15। देखिए आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। राइट आंसर जैसे 15 को अगर ऊपर में अंश में हम 4 रखें, ठीक है, 4 और बाय 11 करते हैं तो क्या होगा, 11 तिया 33, पॉइंट आया 0, ठीक है, या तो 7 आएगा, फिर 11 छक 66, फिर 4 आएगा, फिर 11 तिया 33, फिर 4 आएगा, मतलब 11 से 4 को आप अगर डिवाइड करते हैं तो 0.36 आगे बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, अंश हमारा क्या होगा 4 और हर क्या होगा 11, दोनों का सम कितना होगा 15। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। 7 मीटर तथा 12 मीटर की ऊंचाई के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। यदि दोनों के पैर तले के बीच की दूरी का अंतर 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी का अंतर कितना होगा। राइट आंसर क्या होगा, चलिए निकालते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 7 मीटर तथा 12 मीटर की ऊंचाई के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। यदि दोनों के पैर तले के बीच की दूरी का अंतर 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी का अंतर क्या है। अब इसे समझ गए होंगे, एक ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है, एक 7 मीटर है, एक कितना 12 मीटर है, और दोनों के बीच का दूरी भी कितना है 12 मीटर है। देखिए मैंने एक खंभा यहाँ खींचा 7 मीटर का, दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर, एक और खंभा इधर 12 मीटर का, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये हाइट हमें निकालना है। अब ये पैरेलल दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने यहाँ से एक खींचा, ठीक है। अब ये हमें निकालना क्या है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अब ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। अब ये हाइट, ये हाइट जो हो रहा है यहाँ पे है, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 7 है और यहाँ से यहाँ पूरा 12 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, √169 इक्वल टू 13। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये इसका लेंथ 13 मीटर। तो राइट आंसर कितना होगा 13। सो राइट आंसर ऑफ द 48th क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी 13। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 49th क्वेश्चन। क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं कि इसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो चलिए एक समचतुर्भुज हम बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। यह हमने एक समचतुर्भुज बनाया जिसका एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण 24 है और एक विकर्ण 10 है, ठीक है। हमें पता है समचतुर्भुज के बारे में कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे को क्या है समकोण पे काटती है, ठीक है। तो एक इसका लेंथ अगर 24 है, इसका पूरा का 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू √169। तो इसका भी आंसर कितना होगा 13। ओके, then answer of the 49th question will be option number C 13 centimeter. Let's move to the next question. The next question is x का वेतन y के वेतन का आधा है। यदि x का वेतन 50% बढ़ता है और y का 25% से बढ़ता है तो संयुक्त रूप से उनके वेतन में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, x का वेतन 50% बढ़ रहा है और y का वेतन 25% बढ़ रहा है तो संयुक्त रूप से उनके वेतन वृद्धि निकालना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ मान लिया कि x का वेतन 10 और y का वेतन 20। x में वृद्धि कितना हो रहा है 50%, तो x में वृद्धि हो गया 50% तो कितना हो जाएगा 15। y में वृद्धि कितना हो रहा है 25%, तो 25% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 25% में वृद्धि होगा तो हो जाएगा ये 25। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि संयुक्त रूप से वृद्धि कितना प्रतिशत हो रहा है। तो पहले था कितना 20 10 30, अब कितना हो गया 25 से 15 40। ठीक है, तो 30 में 10 बढ़ रहा है,
30 में 10, ठीक है, तो 100 में कितना, तो 10 बाय 30 हो जाएगा इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 100 बाय 33.33% लगभग, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ, सो द राइट आंसर ऑफ द 50th क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी 33.33%. दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडे सेशन। सो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, आपको पेडागोगी का और कुछ रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिला है। जो एग्ज़ाम 17 तारीख को हुआ था ऑनलाइन सोशल स्टडी का जो पेपर सुबह के सेशन में हुआ था, उसका आंसर था ये। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आने वाले सभी टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, विशेषकर KVS, NVS और CTET के एग्ज़ाम के लिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. My channel name is Dunya Online. Thank you very much.